हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो तब से अब तक में, पावर्ड बाय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम आपको एक बेहद ही खास मेहमान से रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने यूपी के एक छोटी से जगह से गोरखपुर, इलाहाबाद, फिर बॉम्बे तक का सफर तय किया और आज ये हमारे साथ है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हाय हाय राजीव जी। सर, आप अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, स्कूलिंग कहाँ पे हुई? पढ़ाई लिखाई हमारी हुई है बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ पे एक छोटा विलेज है हमारा महादेवा, तो जहाँ पे हमने पढ़ाई लिखाई शुरू किया। बेसिक प्राथमिक विद्यालय वाले बच्चे हैं हम लोग, तो बोरे और चट्टियाँ बिछा के बैठते थे। फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए। 10th मैंने वहाँ किया और हमें ये तब तक भी नहीं मालूम था कि हम म्यूज़िक जानते हैं, मतलब हम गाते वाते हैं जी। फिर हाई स्कूल हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था लगातार 3 बार से जी। तो जिसकी वजह से हमारे पिताजी बहुत नाराज़ वाराज हुए। तो उन्होंने बोला कि ये क्या करोगे, हमें मालूम नहीं है। तो बोले कि ये ऐसे कैसे चलेगा। तो हम लोग फार्मर हैं, वहाँ पे किसान ही हैं, तब भी किसान थे, अब भी किसान ही हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ज़मीन से सभी जुड़े होते हैं, लेकिन एक होता है वाकई में ज़मीन से जुड़ा हुआ, कि अनाज पैदा करना जो जानता है ना, वो शहर में तो पैसा पैदा ही कर लेगा। जब ये सब नहीं हो रहा था तो पापा नाराज़ हो रहे थे। फिर वो नाराज़गी हमें इतना ज़्यादा नाराज़ कर दिया कि मैं ननिहाल चला गया, यहाँ से गोरखपुर। सो गोरखपुर गया, फिर वहाँ पे हमारा कुछ रहना वहना शुरू हुआ। देन हमारे एक मित्र हैं बालेंदु कुमार द्विवेदी, हम बालेंदु ही बोलते हैं, लेकिन अब चूँकि इंटरव्यू चल रहा है तो बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति दी जाए। गांव के सभी लोग बालेंदु जी को इसलिए इस बात से जानते थे कि वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और टॉपर थे। बट उनका संबंध हमारे साथ कैसे है, क्योंकि मैं एकदम फेलियर था। लगातार 3 साल हाई स्कूल फेल होना कोई नॉर्मल काम तो नहीं है। और पास होने का मतलब ज़िद भी नहीं है, ऐसा लग रहा है ठीक ही चल रहा है। अगर किसी दिन कोई तो बोल बैठेगा कि मत पढ़ो अब। इस उम्मीद में थे आप? हाँ, इस उम्मीद में। हाँ, ऐसा लगता था मुझे कि किसी दिन तो थक जाएं ये लोग, मैं तो थक ही गया हूँ। हाई स्कूल अपने यहाँ पास अगर नहीं करते हैं, यूपी बिहार की खास करके बात कर रहा हूँ, जिसको मैं जानता हूँ ठीक से, तो वहाँ पे ऐसा लगता है मैट्रिक भी नहीं पढ़ा है तो मतलब तुम्हारा नीचे का 9 क्लास जो पढ़े वो बेकार है, किसी काम का नहीं है जी। वो। बालेंदु और हम एक दिन शिव जी के मंदिर पे गए थे, हमारे मामा जी के गांव से बाहर है वो। सो वहाँ बैठे बैठे ऐसे जिक्र हुआ, बालेंदु ने बोला कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। मैं बोला हाँ यार, कुछ है ही नहीं है, करें क्या। तो बालेंदु ने कहा कि नहीं यार, तुम में एक बात है, क्वालिटी है। तो मैंने बोला क्या है। तो बालेंदु बोले कि बहुत अच्छा गाते हो तुम। अच्छा। वो जैसे बोले कि बहुत अच्छा गाते हो, बोला हाँ यार मैं गाता तो हूँ। ये किस सन की बात है? ये बात होगी 99 की। मतलब आप उस वक्त कितने साल के थे? 19। तो उसने बोला कि इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैंने बोला कि लेकिन ऐसे वैसे गाने वाला नहीं बनना है जैसे लोग गाते रहते हैं, मोहल्ले के अपने अपने किशोर कुमार, कुमार सानू बन जाते हैं। सो वो नहीं बनना है कि आपके मोहल्ले में बहुत बोला जाता है कि ये तो डिट्टो उनके जैसा गाता है, तो डिट्टो इनकी तरह गाता है। तो मैंने बोला सीखना चाहिए। तो बुद्धि तो थी, पढ़ाई लिखाई जहाँ भी रहा हो मेरा, लेकिन समझ थी कि किस चीज़ में उतरने के लिए कैसे उतरना चाहिए। तो मैंने बोला कि सीखना बहुत ज़रूरी है, हम लोग सीखें। फिर बालेंदु ने ही प्लान किया कि इलाहाबाद चलो तुम, इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति है, वहाँ सीखना। तो एक मित्र का जो बहुत अहम योगदान होता है, उसका आभार आज तक मैं प्रकट करता हूँ तो भी कम पड़ता है, और मुझे लगता है आजीवन कम पड़ेगा। किसी वजह से अगर हम लोग कभी कभी नखरे भी करते हैं एक दूसरे से, तो ये बात एकदम ला देता है कि भाई हर कदम पे उसने मुझे
बहुत सारे अच्छे मार्ग दिए हैं। जब जिस वक्त आदमी रूट ढूंढता है और है ही नहीं उसके पास, जो रूट दे दे, मुझे लगता है वही बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक है, मेरा गुरु रहा है इस मामले में वो। तो मतलब आप बस्ती से गोरखपुर, गोरखपुर से इलाहाबाद। इलाहाबाद, हाँ। तो वहाँ पे आप इलाहाबाद 2 साल तक रहे और म्यूज़िक सीखता रहा। ये सिविल सर्विसेज वाले जितने लोग थे, IAS, IPS, PCS की तैयारी करने वाले लोग, तो इनके बीच में रहना होता था। और बालेंदु और एक मुन्ना भैया थे, ये 2 लोग रहते थे उस हॉलैंड हॉल हॉस्टल में जी। मैं उसका नाम भी इसलिए जान रहा हूँ कि उसमें रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं थी मेरी। इंतज़ार करता था शाम होने का कि कब शाम हो, कि सारे जो ये पढ़वैये लोग हैं इकट्ठा हों। वो शाम को आते थे लोग कि ब्रिजेश से गाना सुना जाएगा। तो उनके लिए एक मुद्दा ये रहता था कि ब्रिजेश से गाना सुना जाएगा, और मुझे ये अच्छा लगता था कि शाम को आज बैठेंगे फिर गाना सुनने लोग, तो मैं सुनाऊँगा। अरे वाह। तो वो हर रोज़ सुनते थे और हर रोज़ कोई ना कोई, ब्रिजेश ये गाना जानते हो क्या, ब्रिजेश वो गाना जानते हो क्या। तो ये सब जब वो पूछते थे तो मुझे लगता था कि कल मैं सुनाऊंगा इसको। जो गाना बहुत टफ होता था बोलता हूँ 2-3 दिन का समय दीजिए। तो वो लोग ना उस वक्त मुझे, और कोई भी किसी भी सिंगर का गाना सुनता था तो देखिए आपकी तैयारी हो रही है वो, लेकिन आपको उस वक्त पता नहीं हो रहा है कि मैं तैयार हो रहा हूँ। उस समय लगता है कि क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है कि इन लोगों को सुनाने से क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये था कि बहुत सारे सिंगर्स के गाने हम गाने लगते थे। कोई कुमार सानू जी को पसंद करता है, कोई उदित जी को पसंद करता है, तो उसी में कोई एक किशोर दा को पसंद करता है, कोई रफ़ी साहब के गाने भी बोलते थे, कोई सुखविंदर जी के बोलते थे। तो ये जो लोगों के मैं गाते रहा, उससे मेरी कोई एक पर्टिकुलर आदत नहीं बनी कि मुझे ऐसा ही गाना है, सबके जैसा गाना है। तो सबके जैसा गाते गाते अपने जैसा भी समझ में आने लगा। अरे वाह। सो उन लोगों ने मेरी बहुत तैयारी करवाई और 2 साल तक ये सब करता रहा। एक बार हम लोग एक शो के लिए गए थे देखने के लिए। तो स्टूडेंट हैं इलाहाबाद के छात्रों को तो आप थोड़ी बहुत बिल्कुल महसूस ही कर रहे होंगे कि क्या होते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी और छात्र मतलब बहुत महंगी बात हो गई। तो वो लोग मुझे एक बोले कि इस स्टेज पे चढ़ाया जाएगा आज ब्रिजेश को। तो मैं गया देखने के लिए। तो कोई पर्सन थे जो गा रहे थे किशोर दा का गाना और हम सुन रहे थे, तो वो लोग भी सुने उन्हें। तो वो लोग देखते देखते ना उतनी देर में ऐसे, एक पर्सन थे उसमें, उन्होंने बोला कि अरे यार ये कब तक ऐसे गाते रहेंगे, इन लोगों का कोई लाइफ नहीं है, ये यहाँ गा रहे हैं यहीं ख़त्म हो जाएंगे। इतनी देर में ये सब बातें होने लगी और मुझे वो स्टेज पे गाने का ललक ही मेरा ख़त्म हो गया कि अरे यार ख़त्म नहीं होना है मुझे, ये स्टेज नहीं चाहिए, कोई और स्टेज चाहिए, लंबा चलना है। हाँ, वो बस ये नहीं समझ में आ रहा था कौन सा स्टेज चाहिए। और मैं एक बार की बात बताता हूँ कि जब मैं VCR चलता था तो मैं घर में, हम लोग अपना लेटे वेटे हैं रजाई वजाई ओढ़ के, और घर में देख रहे थे लोग याराना, मम्मी पापा सभी लोग, नाना की फैमिली भी थी। मैं वो देखते देखते जब वो गांव का स्ट्रगल शुरू होता है, जो अमिताभ बच्चन जी को अमजद उनके दोस्त रहते हैं, अमजद खान जी, और वो शहर से बिजनेसमैन बन के आते हैं और इस गाना सुनते हैं अमित जी का, और वहाँ से वो उन्हें प्रेरित करते हैं कि नहीं तुम चलो, तुम में टैलेंट है। जो वो उनको ले जाते हैं और वो शहर ले जाना, और वो सारा ज़माना वो लाइटिंग जैकेट का पहने हुए, छूकर मेरे मन को ये माइक, मेरे अंदर ना वो सब इमेजिनेशन चल रहा था उस वक्त जब मैं मूवी देखा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा बनना चाहिए कुछ, और तब तक ये नहीं पता था कि मैं सिंगर हूँ। गाता था मैं, स्कूल में हर जगह पकड़ा जाता था गाने के लिए, लेकिन कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये भी कोई काम है, इस पे तैयारी करनी चाहिए। तो ये मुझे जो फील आया था ना सिंगर बनने वाला, एक बार वहीं क्लिक हुआ और वहीं बुझ भी गया। मतलब बत्ती वहीं जली और वहीं फिर ऑफ हो गई, जो फिर बाद में बालंदू ने यहाँ जाके जगाया मुझे कि ऐसा करो। तो वहाँ से मेरा एम था, तो वो मुझे फिर वहाँ क्लिक किया कि नहीं, मुझे ऐसा सिंगर नहीं बनना है कि यहीं से शुरू हुए यहीं ख़त्म हो गए, मुझे उतना बड़ा स्टेज चाहिए। फिर मुझे याराना चमका कि मुझे याराना में जैसे अमित जी परफॉर्म कर रहे हैं वैसा स्टेज चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखता था। मैं तो सोचता भी नहीं था कि बॉलीवुड में, ये मेरे कल्पना के परे था इधर तक आना। मुंबई के बारे में भी नहीं सोचा था। फिर ये सब होते होते सारी चीज़ें क्रिएट हुई और फिर यात्रा होती रही वहाँ से थोड़े दिनों बाद। तो इलाहाबाद से बॉम्बे कब आया आप? इलाहाबाद से बॉम्बे 2006 में। तो बॉम्बे आके फिर आपने काम कैसे ढूंढा, क्या क्या किया शुरुआती दिनों में?
शुरुआती दिनों में आया, वन रूम किचन की व्यवस्था बनाई। मुझे नाम भी लेने का मन हो रहा है कि एकता नगर म्हाडा मुंबई में रहते थे, मलाड वेस्ट में, जहाँ पे एक अच्छा माहौल ये था कि वो ऐसा लगता था कि जैसे जितने संघर्ष करने वाले लोग हैं, अच्छे लोगों की कॉलोनी है, वो संघर्ष करने वालों की कॉलोनी है। और बहुत सारे लोग होते थे जिसमें नाम, कितने सारे नाम हैं, बड़े नाम, जो आज के बड़े नाम हैं, मैं बता करके मतलब अपना फुटेज नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। नहीं बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पंकज जी भी हुआ करते थे, जो पंकज त्रिपाठी जी आज के टाइम में हमारे खुद के तो चहेते ही हैं, बहुत सारी दुनिया के चाहने वाले लोग उन्हें इतना सारा प्यार दे रहे हैं। सो स्वानंद किरकिरे जी वहाँ थे, ठीक, उनके वो 5th फ्लोर पे होते थे पहले, वो मतलब 2-3 साल पहले वहाँ से निकल गए थे, या 4-6 साल पहले, और मैं उधर आया तो उनका फ्लैट मुझे पता चला, उनके चाचा जी वहाँ रहते थे, जो रोज़ उतरते थे, वो थिएटर के डायरेक्टर वगैरह थे। तो ये सब सुन के ना इंस्पायरिंग लगता था कि यहाँ से, मुझे तो स्वानंद जी इंस्पायर कर गए। अच्छा। मुझे लगता था कि स्वानंद जी यहाँ थे, वो यहाँ से अगर उधर शिफ्ट हो सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और स्वानंद जी के साथ बहुत सारा काम किया बाद में, मतलब बहुत सारे ऐड थे जो स्वानंद सर लिखते थे और मैं गाता था। अच्छा। हाँ, बहुत ऐड हैं। तो मतलब आपको कितना वक्त लगा जो पहला काम मिलने में, या आपको, क्योंकि आप एक छोटी जगह से आए थे? पहला काम मुंबई में आके मिलने में मुझे 2 साल लगे। अमूमन ऐसा होता है कि हम जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा मेरा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो जब आपने बताया तो आपके घर में डिस्प्यूट भी हुआ, तो जब आप बॉम्बे आए तो क्या फैमिली का सपोर्ट होता था आपको? नहीं, 7 साल मैंने अपने पापा से ही बात नहीं किया है, 7 ईयर्स कंप्लीट। तो सिर्फ इसलिए कि पापा जी ने मुझे बहुत डांटा था जब मैं निकल रहा था। आज बताने के लिए बहुत इजीली बता रहा हूँ, बट वो दिन बहुत भारी था जिस दिन ये सब हुआ था। वो समय मतलब मुझे सिर्फ ये बात खल गई थी कि उन्होंने ये बोला था कि जाओ, मैं समझूंगा एक बेटा नहीं है, तुम जिस तरह से जैसा कर रहे हो। और बहुत उस वक्त वो झुंझलाहट में बहुत उल्टे तरीके से सब बोला गया था, और मैं रोता रोता बॉम्बे आ गए? बॉम्बे नहीं मतलब आ गया, निकल लिया वहाँ हाँ, से। घर से। और फिर ये जर्नी, वो बात चुभी, नहीं तो घर नहीं छोड़ता। मुझे लगा अरे जो पैदा किया है वही नहीं समझ रहा है। तो उस वक्त से मुझे लगने लगा, और तब मैं मेरी बत्ती ये जली कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं आज भी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माता पिता देवी देवता होते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों के साथ वो बर्ताव नहीं करते हैं, जैसे खास करके जहाँ पे एजुकेशन की कमी है। हमारे गांव मुंबई में भी हर बिल्डिंग के बाहर जो चौल है, जो खोली चाली झोपड़पट्टी हैं, ये भी गांव ही है। इसमें अभी भी लोग उतने ही, इसी बाउंड्री के अंदर सबके यहाँ काम करने वाले, हर फील्ड में जाने वाले लोग हैं। और इस बाउंड्री के बाहर जाइए तो यहीं कोसों, इसको बोलेंगे सैकड़ों मील दूर ये गांव ही है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी बाउंड्री में भी इन नहीं होते हैं। सही बात। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बात से पीड़ित हैं कि वो पैदा तो कर दिए गए हैं लेकिन उनका फ्यूचर नहीं डिसाइड किया गया है। तो ऐसे पेरेंट्स से कहीं ना कहीं हम भी बहुत प्रभावित रहे हैं। और तब बहुत बुरा लगता था, जो 6-7 साल हमारी बात नहीं हुई, उस समय आक्रोश में था मैं, और एक ही काम करने के मूड में था कि मुझे कुछ करना है। इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं जितना लोग बना दिए हैं। और जब आप म्यूज़िक में, आज के मैं 99-98 की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें मैं पहले कभी गा देता था कहीं, तो मेरे घर शिकायत, कोई बोल देता था ना कि हमारे गांव में सब लोग भैया भैया बोलते हैं, अवधी बेल्ट है, तो बाबू कम भैया ज़्यादा बोलते हैं, भैया आज गाए रहिन, बहुत बढ़िया गावे थे। तो हमारे घर पे ये बात जब होती थी तो मेरे दादाजी तब तक ये खड़े हो जाते थे लेके पहुंचने पे कि यही नचनिया गवनिया तुम बनोगे, नाक कटवा दिया। तो इस बात को सुनते सुनते मतलब झुंझलाहट होती थी। एक बार दादाजी से मैंने बोला भी, मैंने बोला बहुत बड़ी नाक है आपकी, हरदम कटती है, हरदम खड़ी रहती है, तो ये कौन सी नाक है आप लोगों का? मेरे पापा भी इस विचारधारा के नहीं थे,
कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, गाने बजाने से उनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें जब पता ही नहीं था क्या करेंगे तो उनको दिक्कत ये थी कि करोगे क्या फिर, इस बात का जिद था उनका। तो ये सब बोल करके खाली उन्होंने ये हर्ट कर दिया था जिसकी वजह से हमारी बात नहीं हो रही थी। और मैं लगातार कभी फ़ोन उन पे बात भी करता था घर पे, तो मम्मी बोलती थी नहीं पापा से भी बतिया ला। अच्छा। तो हम कतराते थे, हम बोलते थे अभी कुछ है नहीं मेरे पास बात करने के लिए, क्योंकि वो अगर बात की तो पूछेंगे और क्या हो रहा है, तो फिलहाल तो नील बटा सन्नाटा ही चल रहा था। अच्छा। तो नहीं हो पाती थी, बट बाद में चीज़ें ईश्वर ने, स्ट्रेंथ हमारे अंदर होता है बट कोई हो जो आपको लाइन दे, तो उन्होंने सद्बुद्धि दिया ऊपर वाले ने, और मैंने अपना काम किया और घर पे बताया उन चीज़ों को बताया। जब फर्स्ट टाइम मैं इंडियन आइडल में सेलेक्ट हुआ था लखनऊ से, 2006 की बात है ये, तो जब सेलेक्ट हुआ उतनी मारा मारी के बाद, तो मेरे आज तक न्यूज़, स्टार न्यूज़, ये सब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए बात करने के लिए, उससे मुझे एकदम कंधे पे उठा लिया गया। उस वक्त क्रेज़ी अलग था इंडियन आइडल का, और मैं एकदम गांव का आदमी, मैं रियलिटी शो फॉलो भी नहीं करता था, देखता भी नहीं था, खाली ये लगता था कि बहुत बड़ा शो है ये और सोनू जी मिलेंगे, फरहान जी मिलेंगी, अनु जी मिलेंगे, इस जुनून में वो 12-14 हज़ार लोगों के बीच खड़ा होकर के शाम तक किसी तरह से गाड़ी पार कर दिया। ये जुनून था, उनसे मिलना है। तो जब सेलेक्ट हुआ और मुझे आज तक न्यूज़ वालों ने पूछा कि आप कैसा फील हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले आपके घर वाले इस समय क्या महसूस करेंगे जब आप बताएंगे, वो लोग क्या सोच रहे होंगे। तो मैंने एक ही बात बोला कि मेरे घर वालों को, मेरी माँ को मालूम ही नहीं है कि सोनी चैनल क्या होता है, उन्हें सैटेलाइट चैनल्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बस इतना बोलूँगा मैं कि सोनू निगम जी और अन्नू मलिक जी और फरहान जी बैठे थे और ऐसा ऐसा हुआ है, तो मम्मी मेरी अन्नू मलिक जी को जानेंगी और सोनू जी को जानती हैं, तो उनको अच्छा लगेगा। तो बॉम्बे आने के बाद आपको पहला काम कब मिला, कि जैसे 2008 में एक्टिव और हुआ बॉम्बे मैं आप कब आए थे? 6 में, मतलब 2 साल के बाद। 2 साल बाद, हाँ। पीछे की जो बाकी जर्नी थी वो तो अलग थी, लेकिन मुंबई आने के बाद 2 साल बाद जो है, मैं, मेरी फर्स्ट मूवी थी जिसमें प्लेबैक किया था, ओए लकी लकी ओए। अच्छा। तो अच्छा ये लग रहा था कि एक पहली मूवी जो मिल रही है वो ऐसी मूवी है कि जो सब लोग जानते हैं जिसको, बस यही मेरा, वो प्रोफाइल मेरे लिए बहुत बड़ा था। और अभय देओल उस समय काफ़ी चल रहे थे, दिवाकर बनर्जी जी डायरेक्ट किए थे, जिनकी उसके पहले ही खोसला का घोंसला बहुत बड़ी हिट थी, जो छोटे बजट की फिल्म में वो शायद पहली फिल्म थी जो उन्होंने पंगा लिया कि छोटे बजट की फिल्में भी हिट किया जा सकता है। सो स्नेहा खानवलकर की म्यूज़िक थी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर और बहुत सारी फिल्मों में म्यूज़िक किए हैं। तो वो ओपनिंग थी मेरी। एक्टिव में 2008 में हुआ और हर साल कुछ ना कुछ गाता रहा। मतलब बड़ी फिल्में मिलती थी, बड़े स्टार्स मिलते थे, मेरा गाना बड़ा नहीं होता था ये अब इंतज़ार शुरू हो गया था कि चलो ये तो शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम जब मुझे ओए लकी लकी का सीडी मिला था तो देख के ही अच्छा लगा कि पीछे प्लेबैक सिंगर में नाम ब्रिजेश शांडिल्य है। तो वो खुशी जो उस समय मिली थी, अब वो दोबारा नहीं आती है। अब दूसरी होड़ में लग गए हैं। अब प्लेबैक वाला होड़ तो हो गया था कि अब आ ही गए हैं। हाँ। और 70 mm पे अपना गाना बजेगा। तो पहली बार जो फीलिंग्स होती है वो कमाल, आउटस्टैंडिंग, मतलब बोल ही नहीं सकते, स्पीचलेस। फिर उसके बाद धीरे 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 सारा ट्रैक सेट होता चला गया जी। तो मतलब जो 2 साल का, जो 2006 से 2008, मतलब वो जो गाना मिलने का जो स्ट्रगल था वो क्या था? मतलब वो था, उसमें मैंने स्टार्टिंग में 1 आध महीने इधर उधर भटका मैं जी। सीडी के अंदर कुछ 3 गानों का डेमो बनाया था मैं उसमें एक गाना था तेरी दीवानी, और एक गाना था तुझे देख देख सोना, और एक गाना एक ठुमरी गाया हुआ था। अच्छा। वेरिएशन के लिए कि जिसके पास जाए उसको लगे कि वाह बहुत रेंज है और बहुत कुछ गा सकता है। और सब चैलेंजिंग गाने, उस वक्त ऐसा लगता था कि ये चैलेंजिंग गाने हैं, क्योंकि वो जोन के लोग मिलने मुश्किल होते थे। तो सब जगह डाला, 1 आध महीने डालता रहा, देता रहा। फिर ये लगा कि मुखभंजन कैसे चलेगा,
क्योंकि ऐसी फैमिली से तो थे ही नहीं जिस फैमिली से सपोर्ट मिलता है। और कुआं खुद खोलना, प्यास भी खुद ही बुझाना था। तो फाइनली मैंने होटल, जो बार होते हैं, रेस्टोरेंट एंड बार, जी, मैंने गाया हुआ है, जो मुंबई सेंट्रल में हुआ करता था। वहाँ मैंने लगभग 3 to 4 मंथ गाया है। अच्छा। तो जब पैसे के लिए? फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था और पहले दिन जो मेरा अनुभव था, मन नहीं आत्मा ही मुझे ऐसे झंझोड़ रही थी ना कि तुम कहाँ आ गए। यहाँ गाने से तो लाख बेहतर था कि तुम अपने यहाँ गाते रहते। मतलब मेरे अपने शहर में होता, मैं कलकत्ता, इलाहाबाद, कहीं भी होता। क्योंकि जिन लोगों के बीच में गाना होता है और जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। बाकी सबका अपना बिजनेस है, सबके अपने काम है, उसको मैं नहीं बोल सकता। ये लगता था कि, और उस वक्त तक इन सब चीज़ों से, धूम्रपान या ये सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं था। अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूड आने पे कर भी लेता हूँ। बहुत बुरा लगता था कि मैं पूरा नशे में हो जाता था अंदर। बट ये लड़ाई ज़्यादा दिन तक मैं नहीं लड़ पाया। 3-4 महीने, चौथे महीने में मैं निकल गया था। क्योंकि जब भी मैं आता था तो रात भर तो जगा रहता था, दिन भर सोता था, शाम को फिर तैयार होकर चले जाना। तो ऐसा लगता था ये क्या है साला, अजीब धंधा मिल गया है कि शाम को परफ्यूम वफ्यूम मार के प्रॉपर अपना क्रीम वूम लगा के पहुंच गए। फिर तुम भी वही काम कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं। तो नहीं जमा। और एक दिन स्टूडियो में बुलाया गया गाने के लिए, तो मैं गया गाने के लिए। तो एक साउंड इंजीनियर जो थे, जो डब कर रहे थे, 1 घंटे हो गए मैं एक मुखड़ा गा रहा हूँ, मुखड़ा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है गाने का। गाना गा पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, लेकिन गले से वो डिलीवरी नहीं हो रही है। उसका कारण सिर्फ एक था कि मैं रात भर जो जगा रहता था और रात भर जो चिल्ला चिल्ला के गाता था, और गले में इतनी सारी पॉल्यूशन जाना, क्योंकि सब बंद होता है वो, और हर आदमी वहाँ सिगरेट पीने वाला बैठा रहेगा या ऐसा, तो वो जो गले में हमारे वो सब नुकसान होता था वो धीरे धीरे दिखने लगता था। तो इसलिए नहीं गा पाता था, कंफर्ट जोन नहीं मिलता था मुझे गले का। तो उसने बोला मुझे कि अरे आप होटल में गाते हैं क्या? तो उस पर्सन ने जब ये पूछा कि होटल में गाते हैं क्या, तो मैं बाकी एक ही टाइम में मुझे 2-3 चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरा ये रियलाइज़ हुआ कि अब जाना नहीं है मुझे। तीसरा ये रियलाइज़ हुआ कि ये बोला कैसे कि होटल में गाते हो। तो ये तीनों बातें 1 सेकंड के चौथे हिस्से में ही सोच के मैंने उसको जवाब दिया, क्यों, गुनाह है क्या गाना? तो वो एकदम झेप गया, बोला नहीं नहीं, एक ही जगह गाइए, या तो स्टूडियो के लिए गाइए या होटल में गाइए। बात एक ही बात में उसने क्लियर कर दिया। वो मेरा कुछ लगता नहीं था। तो बात तो कड़वी थी लेकिन बात समझ में आने वाली थी। तो मैंने फिर उसी दिन डिसाइड किया कि मुझे अब नहीं गाना है, और मैं बंद किया उस दिन से होटल में गाना। और उसके कुछ पैसे तो मैंने इकट्ठा किए थे, लेकिन विदिन 1.5-2 महीने के बाद मेरा संघर्ष पैसों को लेकर शुरू हो गया। क्योंकि हाथ खाली और काम खाली, काम था ही नहीं, काम से भी खाली हो गए। और ढूंढ रहे थे कि अब क्या मिले, कैसे मिले। और ऑडियो गाने के लिए, फिल्मों में गाने के लिए, या फिर कोई एल्बम में ही गाने के लिए आप जब तक प्रूफ नहीं करते हैं तब तक तो आपको जूझना पड़ेगा, और पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। ओपनिंग में आपको, मैं हमेशा यही मान के चला कि जब भी कोई बुलाता था गाने के लिए और फ्री भी गाता था, तो भी ये लगता था इसने मेरे लिए स्टूडियो दिया है, रेंट तो जाता ही है उसका, अपना वक्त दिया है, अपने उस गाने को दिया है जिसको उसने खुद बनाया है। इतना भरोसा करके मुझे गवा रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी पेमेंट हो गई। कई पेमेंट एक साथ हो गया वो, बल्कि जो कैश आएगा वो सेकेंडरी है, क्योंकि वो तो सबको मिल जाता है। बट आपके पास कोई पहचान नहीं है, उस पहचान के बिना आप पे इतना विश्वास करके आप पे अपना वक्त, अपनी सारी चीज़ें दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है जी। तो ये मैंने अपना थॉट बनाया कि ये मेरा बजट है, ये मेरा पेमेंट है, और इस थॉट के साथ मैं गाना शुरू कर दिया। और सबके पास जाने लगा गाने के लिए जो भी नए लोग थे। कुछ जगहों पे सीडी वीडी फिर से शुरू किया छोड़ना, लेकिन एक बात मुझे फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ कि
इस तरह से काम नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े हो गए हैं, जो बड़े बने हैं, वो लोग, उनका अपना एक ग्रुप इसलिए बन जाता है कि बहुत एक दूसरे को समय देके, जैसे आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, सभी के साथ आपको समझाने में टाइम चला जाएगा, तो बहुत समय देने के बाद कोऑर्डिनेशन मिल जाता है, तो कि आप आंख भी उठाए तो अगला आदमी समझ जाता है कि बात ये करनी है। तो वो ग्रुप जो बना है, उसको, मेरा काम तो है नहीं उसको तोड़ना या उसमें घुसना, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि उन नए लोगों में काम करें, जितना नया मैं हूँ उतने ही नए वो भी हों, और आने वाले 5 से 6 सालों में, ज़्यादा टाइम भी नहीं सोच रहा था मैं, बोला 5 साल में, आने वाले 5 साल बाद इन्हीं में से प्रीतम कोई और होगा, इन्हीं में से दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम से कोई और निकलेगा, उन नामों के साथ मैं फिर अपने नाम से आऊँगा। तो ये मेरा प्लान बना, अपनी प्लानिंग थी ये, कोई समझाया नहीं था, और वही किया मैंने। फिर नए लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया, और ठीक 5-7 साल बाद निकल के आए तनिष्क बागची और वायु और ब्रिजेश। तो इनमें से आज तनिष्क बागची मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही सिंसियर कंपोज़र हैं जी। साउंड के मामले में उनका जवाब नहीं है। प्रोग्रामिंग एक तो इतना फास्टर है कि उनको, मुझे लगता है लिरिक्स राइटर लिखने में जितना टाइम लगा दे, उनको गाना बना के किसी को प्रेजेंट करना हो मैक्सिमम 1.5 घंटे। और शायद इसीलिए काम भी कर रहे हैं कि वो किसी को कुछ भी चाहिए वो फटाफट खुद, वो, और वन मैन आर्मी है वो, बहुत अच्छे से अपने काम को करना जानते हैं। तो आपने इतने सारे गाने गाए एज अ प्लेबैक सिंगर, कब आपको ये फील हुआ कि मतलब हाँ अब सब ठीक ठाक चल रहा है, बॉम्बे आके एस्टैब्लिश हो गए? अभी तक नहीं। ये बात मैं कहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मिला है उसके लिए ऊपर वाले को लगातार धन्यवाद देते ही हैं, कभी कभी लेकिन रियलाइज़ होता है ये, और लगातार ये लगता है कि कुछ है ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारी फितरत है, लेकिन सच तो यही है कि आज जो है वो बहुत बहुत कुछ है। आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके? कोई चैलेंजेस ना था ना है, चैलेंज तो कभी था ही नहीं, और ना ही कोई ये था कि कैसे मिलेगा, बहुत लोग हैं, भीड़ है, ना भीड़ तब था ना भीड़ अब है। मैं ही मेरा भीड़ हूँ, मैं ही मेरा उपलब्धि हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने में विलीन रहिए, आपको सब मिल जाएगा। आप आज इस ऊंचाई पे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, तो जब लाइफ में जब अब कोई ऐसा फेज आता है कि जब आदमी परेशान हो जाता है, लगता है कि अब नहीं होता है, तो ऐसे पॉइंट आए होंगे, तो उसमें आप मोटिवेट कैसे होते थे? फिर नहीं होता है, नहीं आया कभी, कभी नहीं आया ही नहीं। बस ये लगता था कि हमेशा अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा मैं घुसा पड़ा हुआ रहता था कि मैं बोध ही नहीं हो पाता था और ना हो पाता हूँ। मैं अभी भी इतने, कोई दिन ऐसे आते हैं 6-6, 8-8 गाने गा के आते हैं, और जैसे घर की तरफ लौटते हैं तो ऐसा लगता है अब क्या करेंगे, कोई काम ही नहीं है। तो मैं ना, मेरी पर्सनल सोच में कभी ये आया नहीं कि मैं कभी हार मानूं, या ऐसा हार नाम अपने नाम में नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ मालूम है कि मेरी आँख खुली, मेरा काम चालू हो गया। और काम मार्केट से जो काम आता है वही काम नहीं है, आप अपने पे काम करिए। सही बात है। और अपने पे काम मतलब ये होता है कि आप सेलिब्रेट करो अपने जिन चीज़ों को, और ऐसे काम को पकड़े हैं कि हम जितने हैप्पी रहेंगे ना, हमारा काम उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ज़रा सा टेंशन लिए ना, पूरा हमारा पीछे किया हुआ काम भी धुल जाएगा। तो बेस्ट है कि मुस्कुराते रहिए और काम करते रहिए। और उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं वो रूटीन है। जी जी। रूटीन से उतार चढ़ाव नहीं आता है। कोविड टाइम जैसा कैसा उतार चढ़ाव कहाँ रहा होगा। ये तो ऐसा टाइम आया कि जो मेरी लाइफ में मैंने कभी, जब मैं सचमुच ज़ीरो था, फुटपाथी ज़िंदगी भी मैं जिया हूँ 1.5 साल जी। उन फुटपाथी टाइम में भी मैं कभी इतना ज़्यादा चिंतित नहीं था। पहली बार मुझे कभी चिंता आई तो वो कोविड टाइम में, कि मुझे ये लग रहा था कि सब तो है मेरे अंदर, लेकिन डिलीवर कहाँ करूँ, कोई जगह ही नहीं है। मंच ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं है। बट एक टाइम के बाद फिर ऐसा लगा, खुद रियलाइज़ हुआ कि नेचर ने सबको जो बनाया है एक साथ तो नहीं उठाने वाला है।
और चीज़ें थोड़ी उथल पुथल हो रही हैं, इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। और कितना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो कितना टाइम काट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये टाइम जाएगा तो थोड़ा सा फिर से और नए तरीके से अब जिएंगे। और इसमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम फिर से ज़ीरो पे पहुँच गए। अरे एक्चुअली ज़ीरो है ये। ज़ीरो वो ज़ीरो है कि आज का जो जितनी सुविधा में हम जी रहे थे, वो सुविधाएं हमारी मरी जैसे। तुरंत लगने लगा कि अरे यार, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमारा जो खर्च बेवजह महीने का जो शॉपिंग, ख़ास करके आर्टिस्ट जो है कपड़ों में, अपनी लाइफस्टाइल में इतना खर्च करता है, इतने कपड़े कबर्ड में भरे हुए हैं। ये कोविड टाइम में रियलाइज़ हुआ कि हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जहाँ से भी गुजर रहे हैं बेवजह लाइफस्टाइल बना हुआ है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। वो सब बंद हुआ और फालतू खर्च होने बंद हो गए, वो लाइफस्टाइल मेंटेन हुआ अभी। तो अब हम लोग बचा के चलेंगे। वो कुछ मामले में नौकरी वालों की जो अपनी थिंकिंग है, वो हम पे भी लागू होता है। आप फिल्में देखते हैं? बिल्कुल। आपकी पसंदीदा फिल्म? मदर इंडिया एंड शोले। आपके पसंदीदा एक्टर? बलराज साहनी। पसंदीदा डायरेक्टर? अगेन एंटरटेन की दुनिया की बात करेंगे, सुभाष घई साहब। पसंदीदा सिंगर? किशोर दा। किशोर। नए लोग जो प्लेबैक, एज अ प्लेबैक सिंगर आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनके लिए एक ही राय है कि अपनी बेसिक जो प्रैक्टिस है वो करें म्यूज़िक में, अगर आना चाहते हैं तो। और किसी को सुन के उन्हें गाइए, लेकिन उनकी वॉइस में ना जाएं, क्योंकि नकल करते करते आप इतनी आदती हो जाते हैं कि जब आप कभी प्लेबैक या अपना कुछ गाने को आएंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेरी पहचान कहाँ है, अस्तित्व कहाँ है। तो बेहतर है कि आप उनकी कॉम्पोजिशन, उनके सोल गाइए और अपनी आवाज़ में जो आपकी फीलिंग्स है वो गाइए। आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतनी सारी फिल्में हमने देखा, तो कोई जो भी आपके गाने जो आपके सबसे करीब है वो गुनगुना दीजिए। मेरे गानों में मेरे करीब कोई गाना ही नहीं है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा अभी तक नहीं गा पाया हूँ, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद है ईश्वर को और जनता जनार्दन को कि जिन्होंने पसंद किया। तो उनमें से ही मैं 2-2 लाइनें सुना देता हूँ कि जो मुझे मुश्किल है अपना मेल प्रिय, मुझे काफ़ी मेहनत किया था इस गाने पे, तो वो पसंद है। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अरे मैं फर्स्ट डिवीजन तुम में हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय। एक ये गाना है। दूसरा बन्नो, जो सभी जानते हैं। एक जी। गरम हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी चिंगारी। मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी दारी दारी। तो बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी। क्या बात है। देन एक गाना अपना गोलमाल अगेन टाइटल ट्रैक, जिसे जो काफ़ी पसंद आया लोगों को और एक बड़ा गाना मेरी लाइफ में वो भी था, वो सुनाता हूँ 2 लाइनें। हेलो हाय नमस्ते सलामा, आ गए फिर से करने हंगामा, बोरिंग लम्हों को कर दे गुलाबी, जश्न रुकने न देंगे जरा भी। अपना फेमस है याराना, अपने संग तू भी आ जाना, छोड़ दुनिया से शर्माना, जोरों जोरों से तू चिल्लाना। गो गो गोलमाल, गो गो गोलमाल, एवरीथिंग गॉना बी गो गो गोलमाल, गो 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 गोलमाल, गो गो गोलमाल, एवरीथिंग गॉना बी गो गो गोलमाल। क्या बात है सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कीमती वक्त हम दोनों ने एक दूसरे का लिया है। और इस वक्त से पता नहीं कितने लोग हमसे जुड़ेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि राजीव जी आपने हमें चुना
थैंक यू सर। और आपके शो को बहुत सारा इंटरव्यूज़ में वैसे भी देखा हुआ हूँ, जी जी, तो अच्छा लगा कि हमारी मुलाकात हुई और हमने साथ में काम किया। थैंक यू सर।